जहां 27 से 29 मई तक आयोजित होने वाले प्रथम 3 दिवसीय गजा घंटागढ़ महोत्सव को भव्य आयोजन यहां पर किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस खास कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का सबसे विकसित राज्य बनेगा और ये राज्य के सभी निवासियों का संकल्प है। हम 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो विकसित भारत के दिशा में एक कदम और, उत्तराखंड देश का सबसे विकसित राज्य बनेगा, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान कहते हुए नजर आए। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, नंबर 1 का राज्य बनेगा, तो ये अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ 25 लाख लोगों का संकल्प है। उस यात्रा का ध्वज आपने मेरे हाथ में दे रखा है, लेकिन उस ध्वज के हम सब साथी हैं, उस गंतव्य के, उस यात्रा के हम सब सह यात्री हैं। जब हम सब मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो कोई ताकत हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। भाइयों बहनों, भारत विकसित भारत बनेगा, भारत दुनिया का नंबर 1 भारत बनेगा, भारत दुनिया का विश्व गुरु भारत बनेगा, भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बनेगा, भारत आगे चलेगा, पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी अर्थ महाव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। आज हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से और कर्ज के बोझ तले दबे उत्तराखंड के परिवार के 7 लोगों ने पंचकुला में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में दंपति, 3 बच्चे और परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं। सभी के शव एक कार में मिले हैं। कार देहरादून नंबर की बताई जाती है। मृतकों में से 2 की पहचान प्रवीण मित्तल और उनके पिता देशराज मित्तल के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रवीण मित्तल ने कुछ समय पहले देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का कारोबार शुरू किया था, जो चल नहीं पाया। उसमें उनको भारी घाटा हुआ और इसी कारण परिवार कर्ज में डूब गया है। हालत इतनी खराब थी कि परिवार का गुजारा भी नहीं हो पाया था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और हर कोई इस घटना से सदमे में। जी, तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं जिस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि एक की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमरी फेज से। फिर भी सीनियर क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं, सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमरी से हमें कुछ लगता है जो 6 लोगों ने जहर खाया में उसमें कौन लोग हैं? वो पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। अभी तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर चुके हैं। चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ धाम यात्रा पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी तक 5,51,026 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तो लगातार चारधाम यात्रा में जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। 14 लाख के पार ये श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है। केदारनाथ धाम में 5,51,026 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो लगातार आप देखिए, चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ी है। श्रद्धालु जो है वो बड़ी संख्या में पहुंच रही है। यमुनोत्री धाम में 2,54,747 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में 2,41,610 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में 3,78,095 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा में। गंगोत्री धाम में 2,41,000 श्रद्धालु, बद्रीनाथ धाम में 3 लाख के पार श्रद्धालु पहुंचे हैं। 14 लाख के पार यात्रियों का, श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा पहुंचा है और
5,51,026 श्रद्धालु ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए हैं। बाबा के दर्शन करने पहुंचे। यमुनोत्री धाम में 2,54,747 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2,41,610 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम में दर्शन किए हैं। और प्रदेश सरकार शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को अब 50 लाख की आर्थिक सहायता देने जा रही है। सीएम धामी ने विगत वर्ष कारगिल विजय दिवस पर बड़ी घोषणा की थी कि सैनिकों के आश्रितों को जो 10 लाख की धनराशि दी जाती थी उसे 5 गुना बढ़ाते हुए अब इसे 50 लाख दिया जाएगा। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने सरकार के इस फैसले को सैनिकों के परिजनों के हित में बताया है और कहा कि हमारी सरकार जो भी घोषणा करती है उसे धरातल पर उतारने का काम भी करती है। इससे हमारे सैनिक भाइयों के परिवार को काफी सहायता मिलेगी। उत्तराखंड वीरों की भूमि है और हमारी सरकार सैनिकों के हितों के प्रति गंभीर है, जिसके लिए कई संचालित योजनाएं की जा रही हैं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो भी घोषणाएं करते हैं, जो जनता से वादा करते हैं, उसको पूरी तरह से उस वादे को निभाने का काम भी करते हैं। और उत्तराखंड राज्य वीरों की भूमि है। यहाँ से अनेकों सैनिक देश के लिए अपना उन्होंने बलिदान दिया है और वीर भूमि के नाम से हमारा प्रदेश जाना जाता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से पिछले उसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि जो हमारे उत्तराखंड के देश के लिए जो सैनिक बलिदान होते हैं, उनकी जो 10 लाख की उनको राशि दी जाती थी, उस राशि को 5 गुना बढ़ाने का उन्होंने घोषणा की थी और उस घोषणा को मूर्त रूप देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है। तो निश्चित रूप से इससे जो हमारे प्रदेश के जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने काफल पार्टी दी है। ये काफल पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई है। वहीं काफल पार्टी में कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान हरीश रावत काफल पार्टी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हरीश रावत अब जीवन के चौथे चरण में हैं और संन्यास के समय इस तरह की पार्टी देना जरूरी नहीं होता। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकल और स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों के लिए बाजार प्रदान कर रही है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बीजेपी काम कर रही है। हिमालयाज बना करके हमने लोकल प्रोडक्ट्स को एक मार्केटिंग का स्थान दिया है। आज पूरे विश्व के अंदर उसके माध्यम से जा रहा है। लेकिन अब चूंकि जीवन के चौथे चरण में हरीश रावत जी है, तो संन्यास के समय इस प्रकार की काफल पार्टियां उनको शोभा भी देती है और उनको करनी भी चाहिए। और बीजेपी विधायक आदेश चौहान को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई की कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। मारपीट मामले में हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को दोषी पाया गया। बीजेपी विधायक आदेश चौहान पर भतीजे के पति के साथ मारपीट करने का आरोप है। पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। बीजेपी विधायक को दोषी करार दिया गया था। और यमुनोत्री धाम के जानकी चट्टी हर्षाली में शटल सेवा उपलब्ध कराए जाने के नाम पर तीर्थयात्रियों से अवैध वसूली की जा रही है। 1 किलोमीटर का दोपहिया वाहन 100 रुपए प्रति सवारी और अन्य टैक्सी और कार वाहन 50 रुपए प्रति सवारी वसूला जा रहा है। भारी भरकम पुलिस और यातायात परिवहन विभाग की नाक के नीचे तीर्थयात्रियों के साथ ये बड़ा खेल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। रैपिडो हम नहीं चला रहे, रैपिडो प्रशासन चला रही है। तो का कोई लाइसेंस है इनका या नहीं है, इन्होंने देखा या नहीं देखा हमें नहीं मालूम। किसी से 100 वसूल रहे हैं, किसी से 200, किसी से 150, जैसे जैसा कोई यात्री फंस रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं और गिरा भी रहे हैं लोगों को साथ में। हमने एक बार बोला भी था एसडीएम साहब को कि आप शटल सेवा चलाइए, लेकिन एसडीएम साहब ने हमारी कुछ बात नहीं रखी आगे। और जब हमारी गाड़ी यहाँ से जाती भी है शटल लेने के लिए चौराहे पे, तो वहाँ पे दरोगा साहब उनको भगा देते हैं और चालान करते हैं। यूटिलिटी वाले 50-50, 100-100 सवारी बिठा रहे हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है इस रोड पे तो फिर इसका जवाबदेही कौन होगा? ये तो प्रशासन ही देखेगा।
उत्तराखंड सरकार महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और अन्य लाभ भी मिल रहे हैं। उत्तराखंड शासन में सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि बहुत सारी स्कीम महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। सचिव ने यह भी बताया कि इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिलाकर 40 से ज्यादा योजनाएं संचालित हो रही हैं। 18 साल तक की बच्चियों के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार को मिला के अगर देखें तो 40 से ज्यादा हमारी योजनाएं संचालित हैं, जिसमें हम जो 0 to 18 ईयर्स के बालक बालिकाओं को के लिए योजनाएं चला रहे हैं। इसके अलावा परित्यक्ता, निराश्रित, अनाथ जो महिलाएं हैं उनके लिए हमारी विशेष योजनाएं संचालित की जा रही है। अगर किसी पर्टिकुलर योजना में जानकारी करना चाहें तो उसके बारे में बताएं, अदरवाइज हमारी जो सूचनाएं हैं सारी सूचनाएं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वहां से एक्सेस की जा सकती हैं। थैंक यू। और शहर में शराब की अवैध बिक्री और तस्करी को लेकर स्थानीय लोग भड़क गए हैं। लोगों ने आईडीपीएल चौकी पर शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए बड़ा प्रदर्शन किया। पुलिस को इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। जल्द से जल्द शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक नहीं लगाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पुलिस ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा स्थानीय लोगों को दिया। सीओ ने बताया कि शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए कोतवाली और चौकी पुलिस को पहले से ही निर्देशित किया गया है और अधिक कार्रवाई के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आज इन्होंने ज्ञापन दिया है और इसके संबंध में, नशे के संबंध में, कि यहाँ पर नशे की बहुत ज्यादा वो हो रही है, तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही इसका करेंगे और यदि कोई भी सूचना किसी को प्राप्त होती है तो मेरे संज्ञान में लाएं और मेरे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जनपद में चल रही मानसून और आपदा से संबंधित तैयारियों की जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा की है। समीक्षा से पूर्व उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और पेड़ पौधों के महत्व का संदेश देते हुए जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। बैठक में उपाध्यक्ष ने निर्देशित करते हुए कहा कि जनहित में ऐसे कार्य किए जाएं कि कम से कम संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त हो। उन्होंने आपदा से संबंधित कार्यों को पूरी ईमानदारी निष्ठा से करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की संभावित स्थिति का साइंटिफिक समाधान हो। उन्होंने सिंचाई विभाग के अभियंताओं की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए हैं कि विभिन्न क्षेत्रों का आकलन होना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि आपदा से पूर्व की तैयारी आपदा से पहले की जाती है। उसी दृष्टिकोण से आज जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक, जिला आपदा प्राधिकरण हरिद्वार की बैठक यहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी हरिद्वार, सीडीओ हरिद्वार, एसपी हरिद्वार, जिला आपदा विभाग के अधिकारी एवं सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने, संबंधित विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। इस बैठक के अंतर्गत आने वाले मानसून सत्र से पूर्व की तैयारियों का जायजा लिया गया तथा जहां पर नाले, नदियां जो चौक हो गए, नदियों की लाइनिंग नहीं कही गई, डिजाइनिंग कही गई, वहां पर उनको ठीक करने के लिए। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने हरिद्वार के प्रमुख जलभराव प्रभावित क्षेत्रों भगत सिंह चौक, सिंह द्वार और चंद्राचार्य चौक का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या के कारणों का जायजा लिया और संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के लिए निर्देश भी दिए हैं। चंद्राचार्य चौक पर जल निकासी के लिए तात्कालिक रूप से पंप की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और सिंह द्वार के पास दोनों नालों को जोड़कर पानी की निकासी की व्यवस्थाओं करने के आदेश नगर निगम को दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक समाधान नहीं हो जाता तब तक जल निकासी की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। पत्रकार वार्ता में उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि सिंह द्वार पर नालों के बीच क्रॉसिंग की व्यवस्था और भगत सिंह चौक से गंगा की ओर जाने वाले पानी की निकासी के लिए भेल प्रबंधन के साथ चर्चा की जाएगी।
वहीं देहरादून के कालसी में विजिलेंस टीम ने कालसी में तैनात पटवारी को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पकड़े जाते ही 500 के 4 नोट चबाकर निकल गए। उनका अल्ट्रासाउंड कराया गया, लेकिन पेट में नोट नजर नहीं आए। अब एंडोस्कोपी कराने की तैयारी है। जांच के बाद टीम आरोपी को अपने साथ देहरादून ले गई। निदेशक सतर्कता ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनके चचेरे भाइयों ने मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, पर आवेदन निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कालसी तहसील के कोटी डुमाऊ में तैनात पटवारी से फोन पर संपर्क किया। पटवारी ने आवेदकों को फोटो आईडी और 2,000 रुपए लेकर तहसील कार्यालय में बुला लिया। इस पर उन्होंने विजिलेंस को सूचना भी दे दी है। विजिलेंस टीम ने पटवारी को तहसील से 2,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां टिहरी जिले की कीर्तिनगर तहसील में एक कार के खाई में गिरने से उसमें सवार 4 लोगों की दुखद मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देर शाम बड़ियारगढ़ मालगढ़ी मल्ला से मालगढ़ी तल्ला की ओर आ रही एक कार अनियंत्रित होकर 40 मीटर नीचे खाई में जा गिरी है। कार में चालक समेत कुल 4 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तहसील प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बेस अस्पताल शिकोट पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने चारों को मृत घोषित कर दिया है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं 4 लोगों की ये दर्दनाक मौत का मामला घटना किस वजह से हुई, इस घटना के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। तो ये कार सवार लोगों की दुखद मौत की जानकारी। कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। और एक युवक ने भारत के विरोध और पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो स्टेटस लगाया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर चंद घंटों के भीतर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सबक सिखाते हुए आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर ली। आपको ये भी बता दें कि युवक ने पाकिस्तान का समर्थन और भारत के विरोध में संबंधित एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम आईडी के स्टेटस पर लगाया गया और लोगों के बीच रोष व्याप्त हो गया। आरोपी के खिलाफ धारा 152, 196, 299 BNS के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो इस युवक को पाकिस्तान प्रेम भारी पड़ा है। इसने स्टेटस लगाया था, जिसमें इस स्टेटस के जरिए पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ ये युवक नजर आया था, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये स्टेटस, ये वीडियो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पाकिस्तानी झंडे लहराने का ये वीडियो, इसका पाकिस्तान प्रेम अब इस युवक को भारी पड़ा है और पुलिस की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के समर्थन में ये वीडियो स्टेटस लगाया गया था। वहीं हरिद्वार के लक्सर स्थित आर्यन हॉस्पिटल में आधी रात हथियारबंद बदमाश घुस गए। नकाबपोश बदमाशों ने डॉक्टर और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया है। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाश हथियार और रस्सी लेकर आए थे। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। ये बदमाश घर में घुस गया और इस तरह से हमला किया गया है। वारदात पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पुलिस संपूर्ण मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं रुड़की गंगनहर कोतवाली इलाके से पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। दरअसल दोनों आरोपियों ने बीच सड़क पर एक युवक पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया था। तभी से पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित को जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग ठिकाने बदल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों पर इनाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में वाहन लोन धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में लंबे समय से वांछित चल रही महिला आरोपी को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। महिला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोऑपरेटिव बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया था। ये मामला 27 जून 2023 को सामने तब आया जब अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ज्वालापुर शाखा के प्रबंधक हरिदत्त भट्ट ने 13 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप था कि इन लोगों ने मिलकर कूट रचित दस्तावेजों से 77 लाख रुपए का वाहन लोन भी लिया और उसे चुकाया भी नहीं। पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। अब तक इन केस में 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य वांछितों की तलाश जारी है। प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत ज्वालापुर पुलिस ने देहरादून से महिला आरोपी को धर दबोचा था। तो देहरादून से इस महिला आरोपी की गिरफ्तारी, फर्जीवाड़ा कर लोन लेने का ये पूरा मामला था। ये महिला फरार हो गई थी।